नित्या की बात सुनकर रोहित हैरान हो गया और उसकी तरफ बहुत गौर से देखते हुए उसने पूछा, ये क्या कह रही हो तुम नित्या? भला मेरा क्या रिश्ता हो सकता है इस गांव और उस मंडोलिका से? नित्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बात मुझसे नहीं बल्कि अपने आप से पूछो रोहित, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम भी मानते ही हो कि मंडोलिका और इस गांव से तुम्हारा कुछ न कुछ पुराना रिश्ता तो जरूर है। नित्या ने रोहित के मन की बात कह दी थी, क्योंकि वो भी ये मानने लगा था कि उसका इस गांव से कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर है। इसीलिए जब नित्या ने उससे ये सब कहा तो उसने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन नित्या, तुम ये सब कैसे जानती हो? तुम और क्या क्या जानती हो मेरे बारे में? नित्या रोहित के करीब आकर बोली, रोहित, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम्हारे सपने, तुम्हारा बीता हुआ कल और यहाँ तक कि तुम्हारा आने वाला कल भी। रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये नित्या उसके बारे में इतना सब कैसे जानती है। रोहित के मन में नित्या को लेकर भी बहुत से सवाल थे। उसने आगे पूछा, मुझे ये तो बताओ कि आखिर इन सपनों से मेरा रिश्ता क्या है और क्या रिश्ता है मेरा उस मंडोलिका से और इस गांव से, जबकि मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। नित्या ने कहा, रोहित, मैं तुम्हें सब बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं। मैं तुम्हें आज रात नदी के किनारे मिलूंगी, जहां पहले भी हम मिल चुके हैं। वहां तुम ठीक रात के 8 बजे आ जाना, तब मैं तुम्हें सब बता दूंगी। रोहित ने हाँ में सर हिला दिया। अभी रोहित इतना ही कह पाया था कि तभी नित्या ने उसे इशारा करते हुए कहा, वो देखो, उधर से गांव के लोग आ रहे हैं, मैं चलती हूँ। रोहित ने दूसरी तरफ देखा तो वहां से सच में कुछ गांव के लोग आ रहे थे। रोहित ने उन्हें देखकर जैसे ही दोबारा नित्या की तरफ देखा तो नित्या फिर से गायब हो चुकी थी। लेकिन इस बार रोहित को उसका गायब होना अजीब नहीं लगा। इससे पहले कि वो लोग उसके करीब आ पाते, वो भी वहां से निकल गया। कुछ ही देर में वो उसी जगह पहुंच गया जिस जगह मंदिर की खुदाई का काम चल रहा था। वहां पर सचिन के साथ पहले से और भी लोग मौजूद थे। रोहित और सचिन दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तभी सचिन की नजर दूर से आती हुई मिताली पर चली गई, जिसके साथ कुछ और भी लड़कियां थीं। सचिन ने रोहित को इशारा करते हुए कहा, यार, वो देख मिताली, लेकिन वो यहाँ क्या कर रही है? रोहित ने मिताली का नाम सुनते ही उसकी तरफ देखा और हैरान होते हुए कहा, हाँ यार, ये मिताली यहाँ क्या कर रही है? रुक, पूछकर देखता हूँ। रोहित और सचिन मिताली के पास गए और मिताली ने जैसे ही उन दोनों को देखा, वो जानबूझकर अपनी सहेलियों के साथ दूसरी तरफ मुड़कर इस तरह खड़ी हो गई जैसे उसने उन दोनों को देखा ही ना हो। रोहित भी समझ गया कि मिताली उसे जानबूझकर इग्नोर कर रही है, लेकिन फिर भी वो दोनों मिताली के पास गए और रोहित ने उसे आवाज देते हुए कहा, अरे मिताली, तुम यहाँ कैसे? मिताली, जो बात नहीं करना चाहती थी, उसने बेमन से रोहित के सवाल का जवाब दिया, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? अब मुझे अपने ही गांव में तुमसे पूछकर घूमना पड़ेगा क्या? रोहित को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि मिताली सभी के सामने उसे ऐसे जवाब देगी, लेकिन फिर भी उसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, अरे मैं तो यूं ही पूछ रहा था, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि तुम बिना किसी वजह से आओगी। मिताली अभी भी अकड़कर इधर उधर देख रही थी और उसने अकड़ते हुए ही रोहित से कहा, हाँ, मैं यहाँ अपने कॉलेज की तरफ से आई हूँ और अपने प्रोफेसर की मदद कर रही हूँ, क्योंकि मैं हिस्ट्री स्टूडेंट हूँ। और हाँ, मेरे प्रोफेसर यहाँ काम करते हैं, तो वो मुझे अपने साथ लेकर आए हैं, हमें समझाने के लिए और अपनी हेल्प के लिए। सचिन और रोहित ने देखा कि थोड़ी दूर पर मिताली के प्रोफेसर खड़े हुए थे और वहां पर पुरातत्व विभाग की टीम के सुपरवाइजर से जानकारी ले रहे थे। इससे पहले कि रोहित और सचिन कुछ और बात करते, मिताली के प्रोफेसर वहां आ गए और उन्होंने सभी लड़कियों से कहा, गर्ल्स,
अभी ये खुदाई कई दिनों तक चलनी है और अभी तो सिर्फ शुरू ही हुई है। इसीलिए टीम के सुपरवाइजर ने कहा है कि वो हमें कुछ दिनों में फोन कर देंगे जब कुछ पता चलेगा। तब तक यहाँ पर रुककर कोई फायदा नहीं है। मिताली और बाकी की लड़कियां प्रोफेसर के साथ चली गईं। मिताली के जाने के बाद रोहित और सचिन फिर से काम में लग गए और दोपहर तक लगातार काम ही करते रहे। रोहित खाना खाकर कुछ देर के लिए अपनी सुस्ती उतारने के लिए थोड़ी दूर घूमने के लिए निकल गया। घूमते घूमते जब वो थोड़ा आगे आया तो अचानक ही रोहित की नजर एक बहुत बड़े खंडहर पर चली गई। उस खंडहर को देख रोहित को वो जाना पहचाना सा लगा, जैसे वो खंडहर उसे अपनी ओर खींच रहा हो। रोहित के कदम ना चाहते हुए भी उस खंडहर की ओर बढ़ गए। वो धीरे धीरे चलते हुए उस खंडहर तक पहुंचा तो उसकी दीवारों को देख उसका मन बेचैन होने लगा। रोहित के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। वो आगे बढ़ा और खंडहर के भीतर आ गया। रोहित ने जैसे ही उस खंडहर में कदम रखा तो टूटी फूटी दीवारें और गिरे हुए दरवाजे को देख उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उन्हें वो पहले भी कहीं देख चुका है। रोहित उस खंडहर को देखे जा रहा था। तभी उसने एक दीवार पर हाथ रखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ मानो इस जगह से उसका पुराना नाता हो। रोहित बेचैनी से चारों तरफ देखने लगा। तभी उसे घुंघरू की छम छम सुनाई दी। वो उस आवाज की तरफ बढ़ गया, पर जहां से आवाज आ रही थी वहां कोई नहीं था और फिर अचानक ही वो आवाज शांत हो गई। वो उस खंडहर के हर एक कोने को बहुत ध्यान से देखने लगा और आगे बढ़ा जा रहा था। कभी उसे घुंघरुओं की छम छम सुनाई देती तो कभी कुछ लड़कियों के हंसने की आवाजें और कभी जाम से जाम टकराने की आवाजें, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ वो आवाजें थीं जो रोहित के कानों से बार बार टकराकर शांत हो जाती। तभी उसके कानों में तबले और हारमोनियम बजने के साथ साथ एक लड़की के गीत की आवाज गूंजने लगी। उस संगीत को सुनते हुए रोहित ने मन ही मन सोचा, ये तो काफी पुराना गीत है, मुझे ये क्यों सुनाई दे रहा है। रोहित को अपने चारों तरफ से संगीत की आवाज आने लगी। रोहित उस खंडहर में खुद को भूलता जा रहा था। तभी उसे ऊपर के कमरों में जाने की सीढ़ियां दिखाई दी जो काफी टूटी फूटी हुई थीं और उन सीढ़ियों का एक तरफ से किनारा भी टूटा हुआ था। रोहित धीरे धीरे उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां चढ़ने पर उसे बहुत सारे कमरे दिखे। रोहित एक एक करके हर कमरे को देखता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगा कि तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर आया और इससे पहले कि उस आदमी की नजर रोहित पर जाती, रोहित ने खुद को एक दरवाजे के पीछे छुपा लिया। वो आदमी आया और तेजी से एक कमरे में चला गया और कमरा अंदर से बंद हो गया। रोहित मन ही मन में सोचने लगा, ये क्या हो रहा है यहाँ? कभी आवाजें सुनाई दे रही हैं और कभी कोई दिखाई दे रहा है। यही सब सोचता हुआ वो आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे एक बहुत अलग सा कमरा दिखाई दिया जो बाकी कमरों से ज्यादा बड़ा था। उस कमरे पर लगे रेशमी पर्दे अब पुराने और मटमैले हो चुके थे। रोहित के कदम खुद ब खुद उस कमरे की तरफ बढ़ गए। वो कमरे के बाहर आया ही था कि तभी उसे कमरे में किसी के आने की आहट सुनाई दी और रोहित इस डर से कि कोई उसे देख न ले वहीं साइड में रखी हुई एक लकड़ी की अलमारी के पीछे छुप गया। तभी एक लंबा चौड़ा रौबीले चेहरे वाला आदमी उस कमरे में आया जिसने लंबा रेशमी कुर्ता और धोती पहनी हुई थी, जिसकी मूंछ बड़ी बड़ी थी और हाथों में ताजे गुलाब भी थे। उसके चेहरे पर रौब और घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उस आदमी के वहां आते ही एक बहुत मीठी आवाज उस कमरे में गूंजी और वो आवाज एक खूबसूरत लड़की की थी।
उसने शिकायत भरे लहजे में उस आदमी से कहा, आ गए आप, मिल गई फुर्सत आज हमारे कोठे पर आने की आपको। रोहित ने जैसे ही कोठा शब्द सुना वो चौंक गया, मगर सामने से एक बेहद खूबसूरत लड़की को खड़ा देख उसके होश उड़ गए। उसने गुलाबी रंग की चीनी साड़ी पहनी हुई थी। जैसे जैसे वो लड़की बल खाती हुई रोहित के करीब से होकर जा रही थी, वैसे वैसे रोहित उसकी सुंदरता में खोए जा रहा था। उसके गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लाल होंठ, कजरारी आंखें, लंबे घने बाल और साड़ी में उसके उभार, जिसमें वो किसी स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। रोहित ने खुद को पूरी तरह से अलमारी के पीछे एक कोने में छुपाया हुआ था और वो सीधे उस जमींदार के करीब चली गई। उस खूबसूरत लड़की को देखते ही उस जमींदार के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो लड़की भी उस जमींदार की तरफ ऐसे बढ़ी जैसे पता नहीं कब से तरसी हो उसके लिए, और वो उसके करीब आते ही जमींदार से कुछ ऐसे लिपट गई जैसे चंदन के पेड़ से कोई खूबसूरत नागिन। वो जमींदार जैसा दिखने वाला आदमी भी अपनी सुध-बुध खो चुका था और उस लड़की के छूने से मोम की तरह पिघलने लगा था। उस लड़की ने एक ही झटके में जमींदार को बिस्तर पर धकेला और उससे जाकर लिपट गई। जमींदार की आंखें भी बंद हो चली थीं और वो इस समय इस लड़की के यौवन की गिरफ्त में था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और वो भी इस प्रेम क्रीड़ा में साथ देने लगा। वो लड़की पागलों की तरह उसको ऐसे चूम रही थी मानो न जाने कब से तड़पी हो उसके आगोश में आने के लिए। रोहित जो वहां खड़ा था, उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने होश में नहीं हो और वहां चल रहे दृश्य को देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो। वो किसी सम्मोहित इंसान की तरह शांत खड़ा था। वो वहां से निकलना चाह रहा था लेकिन निकल नहीं पा रहा था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अलमारी के पीछे हो गया। दूसरी तरफ अब वो जमींदार भी उस लड़की के हर अंग को चूमने लगा। दोनों के बीच में प्यार का जबरदस्त तूफान चल रहा था और दोनों ही एक दूसरे को बेतहाशा प्यार कर रहे थे, लेकिन प्यास थी कि किसी की भी शांत नहीं हो रही थी। तभी उस जमींदार ने उस लड़की को साड़ी से आजाद कर दिया और खुद अपना कुर्ता भी उतार फेंका। धीरे धीरे वो दोनों हर कपड़े से आजाद हो गए थे। उस लड़की और जमींदार की आहें पूरे कमरे में गूंजने लगी और दोनों प्यार के तूफान में बह गए। रोहित जो अलमारी के पीछे आंखें बंद किए खड़ा था, अचानक ही उसके सिर के ठीक ऊपर से एक परिंदा उड़कर गया तो अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोल ली और जैसे ही उसने सामने देखा उसके होश उड़ गए। एक पल पहले जहां उस कमरे में वो लड़की और जमींदार थे, वो अब वहां नहीं थे, बल्कि चारों तरफ केवल धूल और पत्थर थे। रोहित का सिर चकराने लगा और उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से अंधेरा छाने लगा और उसे अब उस खंडहर में अजीब सी घबराहट होने लगी। वो तेजी से वापसी की तरफ मुड़ा और एक ही सांस में सीढ़ियों से उतरता हुआ बाहर आ गया। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज चल रही थीं कि जिसके सामने रेल का इंजन भी फीका पड़ जाए। उसके दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे जिनका उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। वो मन ही मन सोचने लगा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन है ये लोग और क्यों मुझे दिखाई दे रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस लड़की को जानता हूं? इसकी सूरत इतनी जानी पहचानी सी क्यों लगी मुझे? अभी भी रोहित नॉर्मल नहीं हो पाया था और वो तेजी से घर की तरफ दौड़ रहा था। तभी उसने फैसला किया कि आज की रात वो नित्या से मिलकर इन सभी सवालों के जवाब जरूर मांगेगा, और यही सोचकर वो घर गया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वो ही सारे सीन घूम रहे थे। रात को भी रोहित बहुत बेचैन था। उसने जल्दी से खाना खाया और फिर टहलने का बहाना करके नित्या से मिलने चल दिया।
रात के 8 बजने वाले थे। गांव के लोग सो चुके थे और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। रोहित अपनी सोच में डूबा हुआ चला जा रहा था। तभी उसे किसी की आवाज आई, जैसे कोई उसके कान के पास आकर उसे फुसफुसाते हुए धीमी आवाज में बुला रहा हो, रोहित। इस आवाज में इतना अपनापन था कि रोहित चाहकर भी अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाया और वो वहीं रुक गया। चारों तरफ सन्नाटा था और दूर कहीं से सियारों की रोने की आवाज आ रही थी, जिससे माहौल में खौफ पैदा हो रहा था। रोहित ने महसूस किया कि वो इस समय उस हवेली के मुख्य द्वार के ठीक सामने खड़ा हुआ था, जिसमें मंडोलिका का वास है। इसीलिए वो बुरी तरह से घबरा भी गया। तभी अचानक से कुत्तों के रोने की आवाजें आने लगी और वो घबराकर वहां से जाने ही लगा कि तभी उसे एक लड़की की रोती हुई आवाज आई, रोहित, मुझे यहां से बाहर निकालो। रोहित बुरी तरह घबरा गया और उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ चमकने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रोहित वहां से जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने लगा कि तभी हवेली का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा, जैसे कि कोई भीतर से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा हो। कि तभी एक बार फिर से वही आवाज आई, रोहित, मुझे यहां से बाहर निकालो। रोहित उस दरवाजे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए उसने अपना हाथ उस दरवाजे की तरफ बढ़ाया, तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आखिर रोहित कहां पहुंच गया था और कौन थे वो लोग जो उसे दिखाई दे रहे थे, और कौन पुकार रहा है हवेली से रोहित को अपनी मदद के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए मंडोलिका, सिर्फ हमारे चैनल पर। और गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी। और हमारे चैनल पर बहुत सारी अच्छी वीडियो मिलती है। अगर आप भूल से नहीं डरते तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत काम आएगा। मंडोलिका की कहानी सुनिए। और अभी तो कहानी का शुरुआत ही हुआ है, आगे आगे बहुत मजा आएगा, बहुत खतरनाक है। हमारे साथ बने रहिए। बस नहीं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ओके। बिल्कुल मत